नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनू कुमार आपका अपने YouTube चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उन सभी किसान भाइयों के लिए जो हमारे किसान भाई धान की फसल लगाने वाले हैं और धान की नर्सरी लगाने के लिए वो इस समय तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी किसान भाइयों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से किसान साथियों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि धान की नर्सरी कब और कैसे तैयार करें जिससे हमारी धान की नर्सरी है वो बहुत ही अच्छी और स्वस्थ हो और उसमें जो उसका जर्मिनेशन है वो भी अच्छा है और उसमें जो ट्रिलरिंग है वो भी बढ़िया हो। क्योंकि किसान साथियों, आने वाले समय में जो धान की पैदावार है वो आज की जो नर्सरी आप तैयार करेंगे उसी पर डिपेंड करेगी। यदि आपकी नर्सरी अच्छी और स्वस्थ है तो आने वाले समय में जो धान की पैदावार रहेगी वो भी आपको बढ़िया मिलने वाली है। तो इसी के लिए किसान साथियों मैंने ये वीडियो बनाया है, तो कृपया करके इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें जिससे आपको धान की नर्सरी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। इस वीडियो के माध्यम से किसान साथियों मैं आपको बुआई से लेके पौध उखाड़ने तक की समस्त जानकारी एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं किसान साथियों नर्सरी बुआई के लिए सबसे पहले नंबर पर भूमि के चुनाव की। क्योंकि किसान साथियों आपको भूमि का चुनाव करने में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, इसलिए आप ऐसी मिट्टी का चुनाव करें नर्सरी लगाने के लिए जहां पर मिट्टी बहुत ज्यादा रेतीली, पथरीली या फिर कंकरीली ना हो। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे किसान साथियों कि ऐसी मिट्टी का चुनाव करें जिसमें ज्यादा मात्रा में पत्थर, कंकर या अन्य अनावश्यक चीजें जैसे खरपतवारों की जड़ इत्यादि नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरी और अच्छी मिट्टी का ही चुनाव करें। दूसरी चीज, आप जब नर्सरी की क्यारी बनाने जाएं तो आप ऐसे स्थान पर क्यारी बनाएं जहां पर बरसात अगर हो जाए तो उसका अगर अधिक जल भर जाए तो वो अनावश्यक जल बाहर निकाला जा सके, और अगर बरसात ना हो और जब सिंचाई की आवश्यकता रहे तो आप उसे आसानी से वहां तक पानी पहुंचा सकें। तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर आसानी से पानी जा सके और अधिक होने पर उसे निकाला जा सके। तो इससे किसान साथियों आपकी जो नर्सरी है उसमें जड़ गलन की या उसको पानी में डूबकर गलने की जो समस्या हो जाती है, कभी कभी जल निकास न होने के कारण, वो सभी समस्याएं नहीं होंगी। तो इससे आपका पैसा और समय दोनों बचेगा। अब इसके अलावा किसान साथियों मिट्टी चुनाव के बाद बात करते हैं मिट्टी की तैयारी की। तो अगर मिट्टी की तैयारी की बात करूं किसान साथियों, तो जिन किसान भाइयों के यहाँ पर गेहूं कटी हुई जमीन पड़ी हुई है खाली, तो ऐसे किसान भाई उस मिट्टी को मिट्टी पलटने वाले हल से यानी हैरो से जुताई करके और उसके बाद उसे रोटावेटर से जुताई कर दें। और जुताई करने के बाद किसान साथियों यदि आपके पास समय है तो आप उस मिट्टी में पानी चला दें, यानी उसका पलेवा कर दें। इससे क्या होगा कि उस मिट्टी में जो घास फूस के बीज इत्यादि पड़े रहते हैं वो सभी जर्मिनेट हो जाएंगे, और उसके जर्मिनेशन होने के बाद आप उस मिट्टी की फिर से जुताई कर दें और इससे जो मिट्टी है वो खरपतवार रहित हो जाएगी। तो आपकी जो नर्सरी है उसमें खरपतवार नहीं होंगे और मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाएगी, तो जिससे जर्मिनेशन भी अच्छा होगा। अब जमीन की तैयारी के समय किसान साथियों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास सड़ी गली गोबर की खाद हो, सड़ी गली से मेरा मतलब है कि जो पुरानी हो, खूब सड़ी गली हो, उसी खाद का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास सड़ी गली गोबर का खाद नहीं है तो आप कच्चे गोबर का या फिर कम गली हुई खाद का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप कच्चे गोबर का इस्तेमाल करते हैं इस क्यारी में तो इससे दीमक लगने का और अन्य फफूंद लगने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। अब इसके अलावा किसान साथियों आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जिस जगह पर आपने गेहूं निकलवाया हो या फिर गेहूं का ढेर लगाया हो, गेहूं के बाद में जब फसल कटती है तो उसमें ढेर लगाया हो या वहां पर भूसा निकलवाया हो या फिर जो चलने में गेहूं बचते हैं कटे फटे वहां अगर वो डाले हो, तो ऐसी जगह पर आप धान की नर्सरी ना लगाएं, क्योंकि वहां पर जो गेहूं के कटे फटे दाने होते हैं और जो खरपतवार होते हैं उनके बीज बहुत अधिक मात्रा में पड़े होते हैं, और जैसे आप वहां पर नर्सरी लगाते हैं तो एक तो वहां खरपतवार बहुत अधिक उगते हैं और जो कटे फटे डैमेज बीज पड़े रहते हैं खरपतवारों के या गेहूं के, वो भी फिर से जर्मिनेशन होता है या फिर वो वहां पर सड़ने गलने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो धान की नर्सरी है उसमें जड़ गलन की जो समस्या है, फंगल इन्फेक्शन, वो बढ़ जाता है। अब अगर बात करें मिट्टी में इंसेक्टिसाइड के बारे में, तो इंसेक्टिसाइड के लिए किसान साथियों आपको 1 किलोग्राम रिजेंट अल्ट्रा जो बायर कंपनी का आता है 0.3% में भी आता है और 0.6% में भी आता है।
इसको लेना है। और यह जो 1 किलोग्राम रिजेंट है, यह 10 किलोग्राम बीज के लिए जो आप क्यारी बनाएंगे उसके लिए पर्याप्त रहता है। इसके मिलाने से आपको क्या होगा कि जो भी मिट्टी में किसी प्रकार के हानिकारक कीट हैं वो नष्ट हो जाएंगे, तो हमारी जो नर्सरी है वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगी। अब बात करते हैं किसान साथियों कि आपको नर्सरी के लिए जब बीज आप मार्केट से लेके आएंगे तो मार्केट से बीज लाने के बाद आपको किस प्रकार से नर्सरी तैयार करनी है और उसका कैसे बीजोपचार करना है और किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप जब मार्केट से ऐसा बीज लेके आएंगे किसान साथियों, तो यह बीज लाने के बाद में आपको अपने घर पे एक टब लेना है। मैं आपको 10 किलो बीज के बारे में बताऊंगा किसान साथियों, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो आप 10 किलो बीज को एक टब लें और उसमें लगभग 15 लीटर के आसपास पानी भर लें। और यह पानी भरने के बाद आप इस बीज को थोड़ा थोड़ा करके इस पानी में डालें। और पानी में डालने के बाद आप देखेंगे कि जो बीज है वो ज्यादातर नीचे की ओर बैठ जाएगा पानी में, और उसके ऊपर कुछ बीज के जो दाने हैं वो ऊपर तैरने लगेंगे। तो यह जो दाने ऊपर बीज के तैरेंगे किसान साथियों, इन दानों को आपको किसी भी छलनी या हाथ की मदद से बाहर निकालकर इन्हें अलग फेंक देना है, क्योंकि ये वो बीज होते हैं जो या तो जर्मिनेशन नहीं करते हैं या फिर जर्मिनेशन अगर ये कर भी देते हैं तो इनमें रोग और बीमारी अधिक होती हैं। तो इससे हमारी जो नर्सरी है उसके जो अन्य पौधे हैं उनमें भी रोग या बीमारी ना फैले, इसके लिए हमें सबसे पहले नंबर पर ये जो बीज ऊपर तैर रहते हैं इनको निकाल के बाहर कर देना है। इसके बाद में जो बीज हमारा नीचे बैठा हुआ है पानी के अंदर, उस बीज में आपको कोई भी बीजोपचार के लिए जो फंगिसाइड आते हैं, जैसे आप थायोफिनेट मिथाइल ले सकते हैं। थायोफिनेट मिथाइल को आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो आपने पानी लिया है उसके हिसाब से इसमें डाल के उपचारित कर सकते हैं। दूसरा, आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब ले सकते हैं, ये भी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ में किसान साथियों एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण जो एंटीबायोटिक है, इसका प्रयोग आप अपने नर्सरी बुआई करने से पहले जो बीजोपचार करें उसमें अवश्य करें। यह आपको मार्केट में स्टेप्टोसाइक्लिन या प्लांटोमाइसिन के नाम से आसानी से मिल जाएगा, और इसका 6 ग्राम का पाउच आता है किसान साथियों। आपको यह बीजोपचार में यानी 10 किलोग्राम बीज के लिए इसमें से केवल 2 ग्राम भी इसमें डालना है, और बाकी क्या है आप इसको बाद में जब नर्सरी का जर्मिनेशन हो जाए तो उस समय पानी के साथ में डाल सकते हैं या स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बीजोपचार के समय यह केवल 2 ग्राम ही आपको इसमें डालना है, और यह डाल के आप इसे डंडे की या किसी अन्य बर्तन की सहायता से मिलाकर हिला दें, जिससे यह बीज जो आपने डाला है उसमें सभी में मिक्स हो जाए। अब यह तो किसान साथी बीजोपचार की बात हुई। अब बात करते हैं कि आपको यह बीज कितने समय तक भिगो कर रखना है। तो जो हाइब्रिड वैरायटी के बीज रहते हैं किसान साथियों, आपको इन्हें 12 से 24 घंटे तक इसी पानी में भिगो कर रखना है। और इसे पानी में भिगो कर रखने के बाद आप जब इससे बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने के बाद किसान साथियों आपको एक जूट की बोरी लेनी है और जूट की बोरी के ऊपर इस बीज को रखना है। अब किसान साथियों आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैंने बताया है कि आपको जूट की बोरी के ऊपर इस बीज को रखना है, यानी कि जो जूट की बोरी है उसके अंदर आपको बीज नहीं डालने हैं। क्योंकि इससे क्या होता है किसान साथियों, जब आप बोरी के अंदर बीज डालेंगे और जब वो बीज का जर्मिनेशन होगा, उसके जब कल्ले बाहर निकलेंगे, तो आप जब उस बीज को बोरी से बाहर निकालेंगे, हाथ के द्वारा निकालें या उसको उल्टा करके निकालें, तो ऐसे में क्या होता है कि जो कल्ले हैं वो आपस में उलझ जाते हैं, और जब आप उसको निकालेंगे तो वो आपस में एक दूसरे में उलझ के टूट जाते हैं। और जो बोरी के किनारे में कल्ले रहते हैं वो तो बोरी से ही उलझ जाते हैं, तो आप जब उसको झाड़ेंगे तो उसमें आधे कल्ले टूट के खराब हो जाते हैं। तो इससे हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज है वो डाउन होता है। तो इसलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि हमारा छोटे से छोटा नुकसान भी हमें बड़ा नुकसान देके जाता है। तो आप जो बोरी के ऊपर बीज रखें और उसके ऊपर से आप दूसरी बोरी से उसको ढकें, और फिर ढकने के बाद में किसान साथियों आप उसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर सीधी धूप ना पड़ती हो। अब बात करते हैं कि आपको कितने देर तक वहां रखना है। तो लगभग 10 से 12 घंटे तक आप इसे बोरी से ढककर यूं ही रखें, और इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से फिर जो कल्ले हैं वो निकल आएंगे। और इसके बाद में किसान साथियों आप जब इसे खेत पे बुआई करने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि नर्सरी में जो बीज आपको डालना है क्यारी में, वो पानी भरने के बाद और शाम के समय डालना है। सुबह के समय आप बीज ना डालें,
इससे क्या होता है कि आपने अगर सुबह के समय बीज डाला तो दोपहर के समय जब तेज धूप होती है तो जो पानी उसमें भरा रहता है वो गर्म हो जाता है, और पानी गर्म होने के कारण एक तो बीज पहले से भीगा हुआ होता है, फूला हुआ होता है, उसमें अंकुरण निकला होता है ताजा, जो कि बहुत नाजुक होता है, और उस गर्म पानी में वह उबल जाता है। तो जब उसके अंदर का जो चावल है वो जब उबल जाता है तो किसान साथियों वो फिर जर्मिनेशन नहीं करता, तो इससे जर्मिनेशन परसेंटेज डाउन होता है। इसलिए आपको बीज क्यारी में शाम के समय ही डालना है, और शाम के समय आप जब बीज डालें तो इस बात का ध्यान रखें कि क्यारी में बहुत ज्यादा पानी ना भरा हो, सिर्फ इतना पानी ही क्यारी में भरें जितना आपने शाम को भरा और सुबह तक वो पानी सूख जाए। अगर आप ज्यादा पानी भरते हैं तो उससे फिर आने वाले कल में दिक्कत हो सकती है। और दोपहर के समय आप नर्सरी में पानी ना चलाएं। और कुछ किसान भाई जो घास की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं वो घास की दवाओं का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें। घास की दवा डालने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें और ओवरडोज ना डालें। और इसके साथ में किसान साथियों एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जब आप नर्सरी की बुआई करें उसके बाद में 10 से 15 दिन बाद आपको अपनी नर्सरी में एनपीके 19-19-19 का 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से स्प्रे करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो नर्सरी की जो ग्रोथ है वो भी बढ़िया होगी, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उसको मिल जाएगा, और इससे उसकी बढ़वार बढ़िया रहेगी। और जमीन से डालने की अगर बात करें किसान साथियों तो आप 10 किलोग्राम बीज की नर्सरी अगर आपने की है तो उसके लिए आप 1 से 1.5 किलो यूरिया और उसमें 500 ग्राम जिंक सल्फेट जो 33% में आता है उसको मिक्स करके नर्सरी में बिखेर करके पानी दे सकते हैं। और यह काम आपको नर्सरी में बुआई के 12 से 15 दिन बाद करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो नर्सरी है वो बहुत ही अच्छी होगी और किसी भी प्रकार की उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। और नर्सरी बुआई के समय अगर शुरू में फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें किसान साथियों आपको 10 किलो बीज के लिए आप एनपीके 12-32-16, 10-26-26 या डीएपी इत्यादि का प्रयोग बुआई के समय कर सकते हैं। इससे नर्सरी में उसके लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति रहेगी, तो नर्सरी अच्छी होगी, स्वस्थ होगी। और उम्मीद करता हूं किसान साथियों कि मेरे द्वारा जो जानकारी नर्सरी बुआई के लिए आपको दी गई है और इसके बारे में मैंने आपको जो भी बताया ये आप आसानी से समझ गए होंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको धान के लिए अन्य कोई भी वीडियो अगर चाहिए या अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो आने वाले समय में बना दूंगा। और आप यदि मेरे चैनल पहचान किसानी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।